ये हड़प्पा सभ्यता सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें हम शुरुआत करते हैं हड़प्पाई लिपि से। हड़प्पा की जो लिपि है, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ये लिपि विश्व की 4 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। विश्व की 4 प्राचीनतम लिपियों में एक है सुमेरियन, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसमें सुमेरिया, सीरिया, बेबीलोनिया, कैल्ड्रिया, कई प्रकार की सभ्यताएं थी। तो सुमेरिया की लिपि बहुत पुरानी मानी गई है, जो कि हड़प्पाई लिपि से भी पुरानी है, इजिप्टियन लिपि से भी पुरानी है। तो वो एक प्रकार की कीलाक्षर लिपि का इस्तेमाल करते थे। कीलाक्षर, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल करते थे और ये पढ़ी जा चुकी है। इसके पढ़ने का कारण ये है कि एक जो बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन मिला और इसमें 3 भाषाएं लिखी गई थी, जिसमें एक ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज थी, एक एलामाइट थी और एक अक्कादियन थी। ये सारी बातें लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ओल्ड पर्शियन थी, एक एलामाइट थी और एक अक्कादियन थी। तो चूंकि ये 3 भाषाओं में था और बाकी की भाषाएं जानी जा चुकी थी, तो उसके माध्यम से क्यूनिफॉर्म लिपि को डिसाइफर कर लिया गया। फिर दूसरी है इजिप्टियन लिपि। इजिप्ट में 2 प्रकार की लिपियां थी। मुख्य जो थी वो थी हायरोग्लिफिक, जो ऐसा माना जाता है कि शासक वर्ग की, वहाँ के धर्माचार्यों की, जो मुख्य उनके अधिकारी थे, उनकी भाषा थी। और दूसरी उनकी लिपि थी सेमेटिक, जो आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। सेमेटिक मिस्री भाषा की ये 2 लिपियां हैं। भाषा अलग चीज़ है, लिपि अलग चीज़ है। जैसे भाषा की हम बात करें, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप, मेरे को लगता है यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सब जानते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नाम रवि है, ये कौन सी भाषा है? ये भाषा मैंने लिखी है हिंदी और ये लिपि लिखी है मैंने देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखते हैं हम। अब यही वाक्य मैं ऐसे लिखता हूं, मेरा नाम रवि है। अब की बार मैंने भाषा कौन सी लिखी है? हिंदी, और लिपि मैंने लिखी है रोमन। तो दोनों बार भाषा एक ही है लेकिन लिपि अलग अलग है। तो इसी प्रकार से जो मिस्र की लिपि थी, उनकी भाषा तो एक ही थी लेकिन ये लिपि 2 प्रकार की थी, हायरोग्लिफिक और सेमेटिक। ये भी डिसाइफर की जा चुकी है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है रोसेटा स्टोन का। जब 1799 में नेपोलियन की सेना मिस्र को जीतने के लिए निकली थी, तो उन्हें एक पत्थर मिला था रोसेटा नामक स्थान से। वैसे उस स्थान का नाम राशिद था, यूनानी उसको रोसेटा कहते थे। तो वहाँ रोसेटा से जो पत्थर मिला उसे रोसेटा पत्थर कहा गया, या रोजेटा बोलते हैं उसको, रोजेटा स्टोन। तो उस रोजेटा स्टोन के माध्यम से, उसमें 3 भाषाएं थी। उसमें ऊपर हायरोग्लिफिक लिखी गई थी, 2 नंबर पे सेमेटिक भाषा नहीं सॉरी लिपि थी, और तीसरे नंबर पर ये जो यूनानी भाषा है वो लिखी गई थी। तो इन तीनों वाक्यों की यूनानी भाषा है जो वो पढ़ी जा चुकी थी, सब उसके बारे में जानते थे, तो उसके माध्यम से इनका अनुवाद कर लिया गया हायरोग्लिफिक और सेमेटिक का। तो ये भी पढ़ी गई। अब बाकी बची ये 2 भाषाएं, ईरानियन और हड़प्पन, या सैंधव लिपि आप इसको बोल सकते हैं, सिंधु लिपि बोल सकते हैं। ये दोनों नहीं पढ़ी जा सकी। तो ये ईरानियन जो लिपि है, ईरानियन लिपि जो जिसको हम बोलते थे, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि अब हम हड़प्पा की बात करेंगे। ईरानियन जो लिपि है, जिसे हम कहते हैं प्रोटो एलामाइट, वो भी आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, सेम हड़प्पा की तरह। यहाँ इस्तेमाल की जाती थी प्रोटो एलामाइट लिपि, प्रोटो एलामाइट स्क्रिप्ट। इसको भी डिसाइफर नहीं किया गया अभी तक। और हड़प्पा की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि, या उसको पिक्टोग्राफिक कह सकते हैं आप, भाव चित्रात्मक कह सकते हैं, पिक्टोग्राफिक लिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ये भी आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। अब नहीं पढ़ी जाने के कारण वही है, ये कैसे पढ़ी गई? क्योंकि 2 या 3 भाषाओं में ऐसे अभिलेख मिले जिसके माध्यम से उनका अनुवाद करके इन भाषाओं को पढ़ लिया गया। हड़प्पन क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि ऐसा कोई अभिलेख मिला नहीं जिससे किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सके, जो भाषा पहले से पढ़ी जा चुकी हो। या एक दूसरी बात यह है कि कोई बड़े बड़े अभिलेख हमें नहीं मिलते। 17 अक्षर के मिले, फिर एक 26 अक्षर का माना जाता है जो अभिलेख मिला। हालांकि उस पर विवाद है, क्योंकि वो एक जो पत्थर की शिला पर है वो उसके आगे भी है, पीछे भी है, साइड में भी लिखा हुआ है। तो कोई कहता है कि वो पूरा 26 अक्षर का है, कोई कहता है कि वो पूरा 26 का नहीं मान सकते, तो विवाद है। एक पाकिस्तान में मिला बताया जिसमें 34 अक्षर थे, तो उसमें भी कई हैं। एक धोलावीरा में जो साइन बोर्ड मिला उस पर भी 9-10 अक्षर थे। धोलावीरा का साइन बोर्ड आप चित्र में देख सकते हैं, उस पर भी 9-10 अक्षर थे। तो ज़्यादा कोई बड़ा ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला कि बहुत सारी पंक्तियाँ उसमें हों। एक तो ये दिक्कत है।
दूसरी बात है कि उसके बाद के आने वाली जो सभ्यताएं थी उनसे उस भाषा का कोई लिंक नहीं है। बाद में उसकी वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता में संस्कृत भाषा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उनकी कोई लिपि नहीं है। उनके जो वेद वगैरह हैं वो तो बाद की पीढ़ियों के द्वारा वो श्रुति परंपरा पर चलते थे, सुनकर आगे वाली पीढ़ियों को रटा दिया जाता था। फिर कई शताब्दियों के बाद में उसको लिखा गया लिपि के रूप में। तो वैदिक से इसका कोई लिंक नहीं है संस्कृत भाषा से, तो इसलिए इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि प्रयास बहुत हुए हैं, एल.ए. वेडल से लेकर और आज तक पता नहीं कितने। सबसे पहले एल.ए. वेडल ने सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास किया था 1925 में। उससे लेकर अब तक कई विद्वानों ने प्रयास किया है, कई लोगों ने दावा भी किया कि हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन आज तक कोई भी अपने दावे को साबित नहीं कर पाया। तो ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब इस लिपि के बारे में और बात करें तो कोई इसको कहता है कि ये जो मिस्र की लिपि है उससे संबंधित है, हायरोग्लिफिक से। कोई कहता है सुमेरियन लिपि से इसका कोई लिंक है, कोई इसका ईरानियन से लिंक बता देता है, कोई कहता है ये बाद में जो ब्राह्मी भाषा है उससे संबंधित है। किसी ने इसको ब्राहुई से जोड़ा। ब्राहुई ये बलूचिस्तान प्रांत में जो ब्राहुई जनजाति है उसके द्वारा भाषा बोली जाती है, द्रविडियन भाषा है ये। तो कोई इससे इसका लिंक करता है। तो कई प्रकार के ऐसे विचार हैं, जैसे कुछ संस्कृत से भी लिंक किया था, जैसे लैंगडन ने किया था, सीजे गैड ने किया था, सिडनी स्मिथ ने किया था। लैंगडन, सीजे गैड और सिडनी स्मिथ, इन्होंने इसको संस्कृत के से साम्यता बिठाने की कोशिश की। इसके अलावा हेरास, पारपोला, महादेवन, इन्होंने भी इसको एक द्रविड़ लिपि की तरह देखा, पढ़ पाया। महादेवन ने तो इसको कंप्यूटर से भी पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ये लिपि किस प्रकार की है? जैसा कि आप साइड में चित्र देख रहे हैं, मैंने कुछ मोहरें ली है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की, या हड़प्पा सभ्यता कहें तो ज़्यादा उचित होगा। इन मोहरों में आप देख सकते हैं तो इस प्रकार के साइन मिलते हैं आपको, इस प्रकार के। ये भी सारे अक्षर हैं हड़प्पाई लिपि के। इनमें ये देखिए आप, ये जो ऊपर वाली मोहर में मछली जैसा चित्र है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। दूसरा ये जो यू लेटर है, एक तो ये मछली वाला चिन्ह, मछली वाला चिन्ह आप देख रहे हैं। एक जो ये यू लेटर है कई प्रकार का है, ये कहीं इसके बीच में कुछ निशान आ जाता है, कहीं पर साइड में कट्स आ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग सा मिलेगा। तो ये यू जैसा अक्षर है और एक ये दो इस प्रकार की खड़ी लाइनें हैं, इनका इस्तेमाल वो ये तीन अक्षर जो मछली वाला जो चिन्ह, आप चित्र मेरे थोड़े से कमजोर हैं, ये जो मछली के चित्र आप देख सकते हैं, इन तीन चिन्हों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। लेकिन इनका मतलब क्या है? हो सकता है इसका मतलब कोई जार होगा, या तीन ऐसे बना दिए तो तीन जार, इस प्रकार का कोई हो सकता है। सिर्फ अनुमान है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको पढ़ लिया है। तो ये लिपि पढ़ी न जा सकी, लेकिन इसका एक आइडिया जरूर लगाया है बीबी लाल ने जो अपना अनुसंधान किया। उसके बाद में इतना तो माना जाता है कि ये दाएं से बाएं थी, ज्यादातर कह रहे हैं कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी इस तरफ। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इसकी दूसरी लाइन है वो इस तरफ से शुरू हो जाती है, फिर अगली लाइन इस तरफ से शुरू हो जाती है, फिर ये इसको लिखने का एक ये तरीका है। इसको बोलते हैं, वैसे तो गोमूत्रिका बोलते हैं। अब इसका गोमूत्रिका नाम कैसे दिया है मेरे को नहीं पता, मैंने बहुत सी बुक में पढ़ा है। इंग्लिश में इसका चलो ठीक है, कुछ हम कह सकते हैं बूस्ट्रोफेडन, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बूस्ट्रोफेडोन। ये तरीका कहलाता है कि जिसमें लिपि है वो प्रत्येक पंक्ति के बाद दिशा बदलती है, यहाँ दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार से ऐसे भी मिलते हैं। अब लेकिन ज्यादातर इसको कैसे लिखा गया है? दाएं से बाएं की तरफ। अब जब लिपि पढ़ी ही नहीं गई तो दाएं से बाएं का कैसे पता चलता है? दाएं से बाएं का पता आप कैसे लगाएंगे? देखिए, इसका मैं एक कारण बताता हूं आपको कि कैसे पहचाना जाता है कि लिपि पढ़ भी नहीं पाए और फिर भी बता दें कि दाएं से बाएं लिखी गई या बाएं से दाएं। जैसे मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं, जैसे मैं बाएं से दाएं लिख रहा हूं, हम लिखते हैं बाएं से दाएं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। अब आप देखिए, मेरे को ये जो लाइन है आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं बोला वो आप सुन लीजिए। ये जो लाइन है ये मैंने बाईं तरफ से लिखनी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे दाईं तरफ जाता गया तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पास जगह कम पड़ सकती है दाईं तरफ। तो मैंने इस लाइन को खत्म करने के चक्कर में दाईं तरफ के जो मैंने सारे जो शब्द लिखे हैं वो पास पास लिखे हैं, और बाईं तरफ से मैंने खुले खुले स्थान छोड़ के लिखने की कोशिश की। तो ऐसा, इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने बाएं से दाएं लिखना शुरू किया और दाईं तरफ मेरे पास जब जगह कम बचने लगी तो मैंने अक्षरों को पास पास लिखना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार जो हड़प्पा की सभ्यता की लिपि है वो दाएं से बाएं
बाएं शुरू होती है, इसका पता इसी प्रकार से लगा कि बाएं तरफ आते आते अक्षरों के बीच में स्थान बिल्कुल कम होता जाता है। तो इस प्रकार से ये अंदाजा लगाया गया है कि हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन जैसा मैंने बताया बाएं से दाएं भी लिखी जाती है दूसरी लाइन में, फिर तीसरी से फिर पलट जाता है, जो मैंने आपको बताया बूस्टरफेडन मेथड। तो प्रत्येक पंक्ति विपरीत दिशाओं में प्रारंभ होती है, ऐसा भी देखा गया है। अब इसको कईयों ने ये बताया कि ये सिर्फ लिपि है, इसकी कोई भाषा नहीं थी, यानी बोली नहीं जाती थी, सिर्फ ये कुछ संकेत हैं जो यूज किए जाते थे। जैसे माइकल विट्जेल, मैं नाम लिख देता हूं, चलो, माइकल विट्जेल, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरे स्टीव फार्मर, इन्होंने इसको नॉन लिंग्विस्टिक बताया है कि ये भाषा नहीं थी इस लिपि की, नॉन लिंग्विस्टिक बताया इसको। किसी ने इसको तांत्रिकों की भाषा बताया। तो ये अलग अलग विचार हैं, किसी भी विचार को हम न तो गलत ठहरा सकते हैं न सही ठहरा सकते हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। अब इस लिपि की खोज संबंधी बात करें तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे 1853 में एक मोहर मिली थी उन्हें। अलेक्जेंडर कनिंघम, आपने नाम सुना होगा कई बार। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, 1971 में बने थे। लेकिन वो डायरेक्टर जनरल नहीं बने थे उससे पहले, 1871। तो 1853 की बात है, 1853 की। 1853 में जब पहली बार वो हड़प्पा गए थे तो उस दौरान उन्हें एक मोहर मिली थी हड़प्पा से, और उस मोहर पर उन्हें 5-6 अक्षर लिखे हुए मिले थे। लेकिन उन्होंने उस मोहर को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना और उसके संबंध में कोई शोध वगैरह नहीं किया, और उन्होंने अपना जो अनुसंधान है वो वहीं पर रोक दिया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले मिलने के बाद में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और बाद में पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान रीजन में जहाँ जहाँ भी इसके स्थल हैं खुदाई हुई, सब जगह से हमें ये लिपि देखने को मिलती है। और ये लिपि ज़्यादातर मिली है हमें मोहरों पर। सबसे बड़े स्रोत हैं इस लिपि के मोहरें, हड़प्पाई सभ्यता की मोहरें। ये मोहरें न केवल पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से मिली हैं, जबकि ये हमें मेसोपोटामिया से भी मिलती हैं। और ये जो फारस की खाड़ी वाले इलाके हैं जैसे ओमान, बहरीन, यहाँ से भी इसके व्यापार के साक्ष्य हैं, तो वहाँ से भी कुछ मोहरें मिली हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत है इन मोहरों को पढ़ने का, इस लिपि को पढ़ने का, वो मोहरे हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लिखा गया है। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन हैं, मृद भांड, पोट्री, उनके ऊपर भी कुछ जगह लिखा हुआ मिलता है, या कुछ ताम्र पत्रों पर भी लिखा हुआ मिलता है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा लेख, कोई पुस्तक जैसा इस प्रकार के कुछ हमें अवशेष नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ही कम एक शॉर्ट रूप में लिखे हुए मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या है? ये मतलब तो जब तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे मोहरों पर इनको लिखा गया है, मोहरों पर ऐसे निशान लगाए गए हैं। अब ये किसी राजा का नाम है या कोई तारीख वगैरह लिखी गई है, लेकिन क्या है, किसी राजा का नाम है या सुरक्षा के लिए वो किसी देवी देवता को अपना इष्ट मानते थे, उनके चित्र बनाकर, जैसे ये इसका कोई सांकेतिक महत्व माना जाता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है यूनिकॉर्न का, तो हो सकता है इसका यूनिकॉर्न का कोई नाम होगा, एक सिंग वाला जो इनका जानवर है, काल्पनिक जानवर, इसका नाम हो सकता है। बहुत सी संभावनाएं हैं, अलग अलग जगह से मिट्टी के बर्तनों पर भी लिखा हुआ मिला है। अब ये जब तक इसकी लेखक की व्याख्या नहीं हो जाती, जब तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता, ये सारे अनुमान हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक चित्रात्मक लिपि है, ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा बातें इन पे नहीं कर सकते। ये जो मोहरें हैं ये ज़्यादातर हमें मिलती हैं सेल खड़ी की बनी हुई, जिनके ऊपर हमें ये मिलता है। कुछ चांदी की मोहरें भी मिली हैं, कुछ अन्य धातु की भी मोहरें हैं जिन पर ये मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी की हैं, जिनके ऊपर इन अक्षरों को उत्कीर्ण किया गया है, खुदाई। अब ये खोदा गया है, वहाँ इनको उल्टा खोदा गया है। दाएं से बाएं लिपि लिखी जाती है, लेकिन उल्टा, जब मोहर छपती है तो उसके ऊपर उल्टे अक्षर होते हैं, जब छपती है तो वो सीधे दिखते हैं। तो इस हिसाब से दाएं बाएं चलता रहता है। ज़्यादा दिमाग हम इसमें नहीं खपाएंगे, जैसे भी थी हम ये समझते हैं कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये सब थी इस लिपि के संबंध में बातें सारी। ज़्यादातर इसमें 90% कल्पनाई बातें हमने की हैं, काल्पनिक हैं सारी। हमने जो भी इतिहासकार हैं, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अब तक जो भी कहा, जो भी बताया, वो हमने उसके बारे में बात कर ली। हम निष्कर्ष कोई निकाल नहीं सकते सही कौन है गलत कौन है, लेकिन जो भी इसके संबंध में
जितने भी आज तक अनुसंधान शोध हुए हैं उसकी हमने एक शॉर्ट में चर्चा की। वैसे तो चर्चा करने के लिए 1 घंटा भी करते रह सकते हैं हम, कि अलग अलग का हम नाम लिखते हैं कि फिर प्राणनाथ ने ब्राह्मी लिपि से इसको जोड़ा, फ्लिंडर्स ने इसको मिस्री से जोड़ा, या फिर किसी ने इसको ईस्टर द्वीपीय लिपि से जोड़ा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको ऐसा नहीं इतना ज़्यादा न तो दिमाग में याद रहता है और न हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एग्जाम है वो हड़प्पा का ही एग्जाम है कि हम सब कुछ हड़प्पा पर ही झोंक दें। तो वैसे भी एक लिपि के लिए हम 15 मिनट लगा रहे हैं तो वो काफ़ी है।